हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल डेली स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करते रहें। लास्ट वीडियो में हमने जिस पर चर्चा की थी वो था गुप्त साम्राज्य, कि कैसे गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, कौन कौन से शासक प्रारंभ में हुए, जिन पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिन राजाओं पर चर्चा करेंगे उनमें प्रमुख है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। परंतु उसके साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त पर भी, क्योंकि समुद्रगुप्त जो कि एक महान शासक था जिसने कई सारी विजय की, तो उसके जो बचे हुए भाग को हम इस वीडियो के माध्यम से आज पूरा करेंगे और उस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पर उस सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार कहां-कहां तक था, कौन-कौन सी सीमाएं थी जहां तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से पहले हम स्टार्ट करेंगे गुप्त साम्राज्य के साम्राज्य विस्तार से, कि उनकी सीमाएं कहां तक फैली हुई थी। तो ये जो क्षेत्र आप कलरफुल देख रहे हैं, ये क्षेत्र यहां से लेकर के यहां तक का संपूर्ण क्षेत्र, अर्थात उत्तर में हिमालय, वहीं बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में गुजरात, और इधर जब हम बात करेंगे पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में नर्मदा तक। दक्षिण में कहां तक? नर्मदा तक जो क्षेत्र था वो किसका माना जाता है? वो गुप्त साम्राज्य का माना जाता है, कि गुप्त वंश के जो राजा हुए उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया और उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना शासन चलाया। इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्र हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हुए। जैसे कि हिमालय का क्षेत्र इनके कब्जे में रहा, और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती, कुशीनगर, प्रयाग, काशी, वर्तमान में इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, इलाहाबाद को खैर अब प्रयागराज बोला जाता है, पहले भी इसे प्रयाग ही बोला जाता था। और वहीं काशी का क्षेत्र, वाराणसी का, और वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, बोध गया, ये सारे क्षेत्र, ये बिहार का क्षेत्र, ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता था। वही बात करें ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति कौन सा क्षेत्र था? ये बंगाल का क्षेत्र था, तो ये भी गुप्त साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसके साथ साथ गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र भी गुप्त साम्राज्य के आधिपत्य में था। वही बात करें ऊपर सतलज, इधर सिंधु तक का क्षेत्र इनके आधिपत्य में आता था, मंदौर। और वहीं बात करें मालवा और वल्लभी, मालवा और गुजरात की विजय का जो हमें प्रमाण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य है, जब उन्होंने शकों का उन्मूलन किया था, तो वहां से हमें पता चलेगा कि शकों का उन्मूलन करके इन्होंने गुजरात और मालवा के क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त किया था। इसके साथ साथ हम देखें तो उज्जैनी का जो क्षेत्र है, उज्जैन जिसे जिसे प्राचीन काल में अवंतिका भी बोला जाता था, तो ये भी इनके क्षेत्र में आता था। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी, पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी जो बनाई थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैनी को बनाया था, जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। ये तो इनका अधिकार क्षेत्र था, परंतु अब हम नीचे के जो दक्षिण के भाग हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो दक्षिण के भाग पर चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जान लीजिए। जो समुद्रगुप्त शासक हुआ उसने दक्षिणापथ पर भी विजय प्राप्त की थी, परंतु एक बात और मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगी कि दक्षिणापथ पर इसने विजय तो प्राप्त की थी, दक्षिणापथ के क्षेत्र पर, परंतु इन क्षेत्रों को विजित करने के बाद इन्हीं राजाओं को वापस भी कर दिया था, अर्थात अपना आधिपत्य इन क्षेत्रों पर नहीं स्थापित किया था। तो ऐसे प्रमाण हमें पता चलते हैं। इसमें कदम्ब के शासक आते हैं, गंग वंश आता है, जिन पर आधिपत्य किया गया था। जो कदम्ब वंश है, कदम्ब वंश के साथ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय थे, उनके द्वारा विवाह द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई थी। आगे अभी हम वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरी स्टडी के साथ, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट में दूंगी। मैप से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम रट जाएंगी चीजें, कौन सा क्षेत्र कहां पर है, भारत में कौन सा क्षेत्र कहां पर आता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज हियर। तो बस आप पढ़ते रहिए। तो देखते हैं वकाटक वंश, वकाटक वंश के साथ भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और कैसे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री हुई प्रभावती गुप्त, और जिनका विवाह हुआ था वकाटक वंश के राजा के साथ। तो ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। और ये वकाटक वंश का जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र बोला जाता है।
यहीं ऊपर ताप्ती नदी है और उसके ऊपर नर्मदा नदी है। इधर बात करें तो इधर महानदी है। और कलिंग का क्षेत्र इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और ये भी इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। वहीं आगे हम बात करें तो पता चलता है चोल, चेर और पांड्य इनका शासन नीचे जो दक्षिण के प्रदेश में चलता था और इन पर किसी भी प्रकार का कोई आधिपत्य नहीं किया गया था। तो ये सभी बातें हमें यहाँ से पता चलती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं ये सिंघल प्रदेश, जिसे सिलोन या श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, इनसे भी कुछ संबंध पता चलते हैं। समुद्रगुप्त के समय में विदेशों से भी संबंध पता चले हैं। अभी मैं इसका वर्णन आपको करूंगी। इसमें अनुराधापुर, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो जब मैंने अशोक पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था इस अनुराधापुर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। ताम्रपर्णी भी यहीं पर था, श्रीलंका में। तो ये एक आप देखिए, बहुत ही ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की है कि किस तरह से इनका साम्राज्य फैला हुआ था, कहां से कहां तक का क्षेत्र इनके अधिकार क्षेत्र में आता था। तो गुप्त साम्राज्य का जो अधिकार क्षेत्र था वो क्या था, ये सब मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे आगे कि क्या हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है गुप्त साम्राज्य। उसमें समुद्रगुप्त से संबंधित जो तथ्य रह गए थे उन पर आप चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मेरी स्टडी के साथ बने रहिए। समुद्रगुप्त ने कहते हैं कि एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और वो विशाल साम्राज्य कितना बड़ा था कि उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। 9 राजा जो आसपास के क्षेत्र के थे, आर्यावर्त के थे, उन पर विजय प्राप्त की थी। तो एक इतना बड़ा साम्राज्य केवल समुद्रगुप्त ने स्थापित कर दिया। कहते हैं कि इसका जो क्षेत्र था वो उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में मालवा और दक्षिण में विंध्य पर्वत अर्थात नर्मदा नदी का जो क्षेत्र था वहां तक इसका क्षेत्र फैल गया था, जैसा कि हमें पता चलता है। परंतु हिमालय से तात्पर्य वहां फैले हुए सभी क्षेत्रों से नहीं लगाया जा सकता। तो हिमालय में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो समुद्रगुप्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। वहीं कुछ आसपास के क्षेत्र थे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, वो भी जान लीजिए। तो कश्मीर हुआ, पश्चिमी पंजाब हुआ, पश्चिमी राजस्थान हुआ, सिंध, गुजरात, ये सभी क्षेत्र जो थे, सिंध कहाँ पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, और गुजरात की विजय विक्रमादित्य करेंगे। तो ये सभी क्षेत्र जो थे इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के बताए जाते हैं। इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त का विदेशियों के साथ भी संबंध था। उनके साथ भी एक दूत आपस में भेजे जाते थे, जैसा कि हमें पता चलता है। तो दूत तो पहले भी ऐसा रहता था कि एक दूसरे के यहाँ ये लोग दूत भेजते थे। तो विदेशों से संबंध भी हमें इनका पता चलता है। और विदेशियों में भी महान कौन कौन, कुषाणों से, शकों से, मुरुंड से, सिंघल अर्थात श्रीलंका से और अन्य कुछ एशिया के आसपास के द्वीप थे जिनसे इनके संबंध के बारे में हमें पता चलता है। कहते हैं कि जो ये शासक समुद्रगुप्त था, इसके दरबार में एक चीनी स्रोत थे, उनसे हमें पता चलता है कि इसके साम्राज्य में एक राजा श्रीलंका का जो था मेघवर्ण, मेघवर्ण ने 2 बौद्ध यात्रियों को भेजा था। कहाँ भेजा था? बोध गया में भेजा था। अब जब बोध गया में समुद्रगुप्त के शासनकाल चल रहा था वहां के आसपास के क्षेत्र में, तो जब वहां पर भेजा तो उसने देखा कि वहां पर वो बौद्ध यात्रियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, किसी भी प्रकार का विश्रामालय नहीं बनाया गया था। तो जब मेघवर्ण ने ये सारी जो उस समय की परिस्थितियां थी उन्हें देखा, तो उसने अनुमति मांगने के लिए अपने 2 दूतों को कहाँ भेजा? समुद्रगुप्त के पास भेजा। और समुद्रगुप्त के पास किसके लिए भेजा? अनुमति मांगने के लिए, एक विहार बनवाने के लिए, उसने विहार स्थापित करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समुद्रगुप्त के पास भेजा। अब क्या हुआ कि जैसे ही मेघवर्ण को समुद्रगुप्त के द्वारा विहार बनवाने की अनुमति मिली, उसने तुरंत एक विहार बनवाया बोध गया में, और उस विहार को युवान च्वांग के समय में महाबोधि संघाराम के नाम से जाना जाता था। उस नाम से वो प्रसिद्ध हुआ विहार, जिसकी स्थापना मेघवर्ण ने कराई थी। और अनुमति किसने दी थी? अनुमति दी थी समुद्रगुप्त ने, क्योंकि शासन काल चल रहा था समुद्रगुप्त का।
कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ, जो कि पुराणों में जिसका वर्णन मिलता है, कई सारे शुंग वंश के राजा हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, तो वो जो अश्वमेध यज्ञ था जो वर्षों से नहीं हुआ था, उसका पुनरुत्थान करता, पुनः प्रारंभ करने वाला समुद्रगुप्त को माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने फिर से अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ कराया। और कहते हैं कि इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिली है, क्योंकि इसके बारे में कहते हैं कि यह अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त के बारे में लगभग ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिली है, परंतु अश्वमेध यज्ञ के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये जो अश्वमेध यज्ञ था वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना के बाद कराया गया होगा, ऐसा हमें पता चलता है। और अश्वमेध यज्ञ जब कराया गया तो ऐसा होता था कि जब यज्ञ कराया जाता था उसके बाद सिक्के जारी किए जाते थे, तो इसने भी सोने के सिक्के जारी किए थे और जिन पर एक और अश्वमेध पराक्रमः लिखा हुआ था और रानी की प्रतिमा भी बनी हुई थी, रानी की मूर्ति सी बनी हुई थी और लिखा हुआ था अश्वमेध पराक्रमः, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि समुद्रगुप्त अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। ये बहुत ही प्रतिभाओं से संपन्न एक व्यक्ति था। कई प्रकार की प्रतिभाएं समुद्रगुप्त स्वयं में समेटे हुए था, जैसे कि ये कविताएं लिखता था और इसके साथ साथ इसको एक संगीतज्ञ और कुशल वीणा वादक भी बताया गया है। और कहाँ बताया गया है? तो इलाहाबाद के जो स्तंभ लेख है, जो अशोक का स्तंभ लेख है जिसमें वो प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई गई है, उसी पर इस लेख का भी वर्णन किया गया है कि ये एक प्रसिद्ध वीणा वादक था और इसके साथ साथ ये एक संगीतज्ञ था। इसे कविराज कहा जाता था, अर्थात कवियों का राजा इसे बताया जाता था। तो शायद ये काफी प्रतिभा संपन्न रहा होगा, इसलिए इसके बारे में ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है। कहते हैं 380 ईस्वी में इसका निधन हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इसके बाद राजा बनने का जो सौभाग्य था वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य को मिला। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे। इसके कुछ सिक्के थे जो हमें प्राप्त हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीणा वादन प्रकार से तात्पर्य क्या होता है कि इसका एक सिक्का मिला है जिस पर इसकी प्रतिमा बनी हुई है और वीणा बजाते हुए इसकी मूर्ति हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्याघ्र हंता प्रकार के, कि जब इसने व्याघ्र को अर्थात शेर को मारा था तब इसने ये सिक्के चलाए थे। अश्वमेध प्रकार के अश्वमेध यज्ञ कराया, जहां से पता चला अश्वमेध पराक्रमः उस पे अंकित है और इसकी चित्र भी अंकित है। और उसके अलावा परशु प्रकार का सिक्का इसने चलाया, धनुर्धारी सिक्का चलाया, गरुड़ प्रकार का सिक्का चलाया। समुद्रगुप्त ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान को मानने वाला एक बहुत ही बड़ा शासक था, परंतु इसके वैष्णव धर्म का होने का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। विष्णु को तो मानता था परंतु वैष्णव धर्म का था, इस बात पर संदेह है। ये तथ्य संदेहास्पद है कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था या नहीं था। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के मिले हैं जिन पर गरुड़ का चिन्ह, उसके साथ साथ एक ध्वजा अर्थात ध्वज जो है उसका अंकन किया गया है। आगे चर्चा करते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना। समुद्रगुप्त के बाद कहते हैं कि रामगुप्त राजा बना, परंतु हमने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उत्तराधिकारी बना, तो ये रामगुप्त कहां से आ गया? तो समुद्रगुप्त के कई पुत्र थे जिनको शासन करने का मौका मिला, परंतु उनमें से एक रामगुप्त था जिनके बारे में थोड़ा सा हमें सिक्कों से पता चलता है। और कहते हैं कि ये उसकी समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त राजा बना। और रामगुप्त का नाम हमें कहाँ मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त द्वारा रचित एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, जहां से हमें पता चलता है कि ये राजा बना था रामगुप्त। परंतु ये देवी चंद्रगुप्तम का अब जो उचित जो लेख है अर्थात जो रियल प्रति है वो अब नहीं है, वो तो समाप्त हो गई, वो अब उपलब्ध नहीं है। परंतु उसमें कुछ उसके देवी चंद्रगुप्तम के ऊपर जो कुछ नाटक लोग बनाते हैं उनसे हमें, उनके माध्यम से हमें पता चला है।
और उनके माध्यम से हमें एक तथ्य और भी पता चला है कि रामगुप्त बहुत ही कायर और कह सकते हैं कि बहुत डरपोक तरह का व्यक्ति था। ये विपत्तियों का सामना नहीं कर पाता था, जैसा कि हमें नाटकों के माध्यम से पता चला है। तो कायर बताया गया है इसे। और ऐसा भी साक्ष्य मिलता है कि रामगुप्त के समय में शकों ने आक्रमण किया था। तो शकों ने जब आक्रमण किया था तो रामगुप्त उनसे पराजित हो गया, हार गया उनसे। और जब वो हार गया तो कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को दे दिया कि तुम मेरी पत्नी ले जाओ और मुझे छोड़ दो, मेरे प्राणों को छोड़ दो। तो उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को दे दिया। परंतु जिस साम्राज्य में एक प्रभावशाली राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वहां इस तरह का अन्याय होना तो असंभव माना जा सकता है। तो आगे फिर क्या हुआ? आगे कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी के वेश में शकों के पास गया। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो ध्रुव देवी बनकर शकों के पास गया और शक राजा को इसने वहां जाकर के मार दिया, अर्थात हत्या कर दी शक राजा की। और शक राजा की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त ने क्या किया? अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी। ऐसे निडर मतलब ऐसे कायर की किसी को कोई जरूरत नहीं थी। प्रजा ने भी रामगुप्त की हत्या का कोई विरोध नहीं किया, जैसा कि हमें जानकारी से प्राप्त होता है। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी के साथ में शादी कर ली और शादी करने के बाद वो राजा बना। किसका? गुप्त साम्राज्य का राजा बना। ऐसे प्रमाण हमें पता चलते हैं। परंतु इन सब के बाद भी रामगुप्त की प्रामाणिकता पर संदेह बनता ही है, क्योंकि ये इतिहास है। संदेह की स्थिति जब तक इतिहास में आएगी नहीं तब तक वो इतिहास हमारे लिए इतिहास नहीं होता। तो कहते हैं कि रामगुप्त की स्थिति जो है वो अभी भी उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती कि रामगुप्त ने शासन किया था या नहीं किया था, या रामगुप्त नामक कोई राजा हुआ भी गुप्त वंश में या नहीं। इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। इसके बाद हम कुछ तथ्य हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये राजा था और इसने शासन किया, उन प्रमाणों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित की रचना की है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में बताया गया है कि इसने शासन किया था। वहीं शंकराचार्य ने इस हर्षचरित पर टीका लिखी है, तो उन्होंने भी बताया है कि इसने शासन किया था। आगे भोज के श्रृंगार प्रकाश, भोज द्वारा रचित श्रृंगार प्रकाश में भी इस पर चर्चा की गई है। अमोघ वर्ष के संजन पत्र लेख में भी रामगुप्त की चर्चा हमें मिलती है। इसके साथ साथ कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ सिक्के उत्तर भारत से मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि रामगुप्त ने शासन किया था। अब हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, गुप्त वंश का एक महान शासक, जिसके बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, परंतु आज मैं विस्तार पूर्वक तथ्यों के साथ आपको बताऊंगी कि विक्रमादित्य कौन था और किस प्रकार उसने साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया और गुप्त साम्राज्य को एक प्रभावशाली साम्राज्य, एक प्रभावशाली वंश बनाकर सामने प्रकट किया। तो इसका कालक्रम क्या रहा? चंद्रगुप्त जो इतना महान शासक था उसके कालक्रम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त, जिसे अपने पितामह से पृथक करने के लिए साधारणतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है, समुद्रगुप्त तथा दत्त देवी का पुत्र था। तो इनके पिता का नाम क्या हो जाता है? समुद्रगुप्त, और माता का नाम होता है दत्त देवी। 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ऐसा हमें पता चलता है। और ये जो विक्रमादित्य है, ये इसकी उपाधि बताई जाती है, विक्रमादित्य की इसने उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में एक मजबूत और विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि जब समुद्रगुप्त इतने सारे राजाओं को विजित किया, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, तो अब विजित करने के लिए रह ही क्या गया? तो बता देना चाहती हूँ कि चंद्रगुप्त ने भी कई सारी विजय की है, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे, परंतु उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका ये उत्तराधिकारी बना था। अब चंद्रगुप्त को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग पुस्तकों में या लोगों द्वारा इसे नाम दिए गए। तो इसे देव कहा गया, देवगुप्त कहा गया, देवराज कहा गया और देवश्री, इस प्रकार के नामों का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा इसकी उपाधियां क्या क्या थी, कि कौन कौन सी उपाधियों को इस महान शासक ने धारण किया था,
तो वो उपाधियां थी विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। ये उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी थी, जैसा हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम विस्तृत साम्राज्य विरासत में मिला था, परंतु उसने स्वयं विवाह और विजय दोनों प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया। कि एक इसने नीति अपनाई, विवाह की नीति, कि कुछ साम्राज्य से विवाह स्थापित करके उनसे उनका साम्राज्य अपने कब्जे में ले लिया, और कुछ साम्राज्य ऐसे थे जिन पर उसने युद्ध करके आधिपत्य स्थापित किया। ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। अब पहले तो हम देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों के आधार पर कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिन पर इसने अधिकार किया था। तो कहते हैं नागवंश, वाकाटक वंश और कदम्ब वंश, ये राजवंश हुए जिन पर इसने वैवाहिक संबंध द्वारा आधिपत्य स्थापित किया। अब एक बार इन राजवंशों की स्थिति मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी मैप में। तो देखिए, ये है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश महाराष्ट्र का क्षेत्र। कदम्ब, कदम्ब का क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो ये कदम्ब का क्षेत्र है। ये लगभग कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर केरल नहीं है, केरल नीचे है, यह कर्नाटक का क्षेत्र है। कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र, ये कदम्ब पर इसने वैवाहिक संबंध। और यदि हम नाग देखें, नाग वंश का शासन कहाँ चलता था, तो गंगा और यमुना के क्षेत्र के बीच में, गंगा और यमुना के क्षेत्र के बीच में यहाँ नाग वंश का शासन चलता था, जैसा हमें पता चलता है। तो ये सारे क्षेत्र थे जिनको किसने विजित किया था, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विजित किया था, वैवाहिक संबंधों के आधार पर संधि की थी, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो वाकाटक वंश से कैसे संबंध स्थापित हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं नाग वंश की रानी जो कुबेर नागा थी, ये कुबेर नागा पता है कौन थी, कुबेर नागा थी विक्रमादित्य की पत्नी, जिनसे इन्होंने विवाह किया था। और कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त, इनका विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय के साथ में। रुद्रसेन द्वितीय के साथ में प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था, और जिससे वाकाटक वंश का जो क्षेत्र था वो इनके संबंधी बन गए। तो अभी इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, अधिकार क्षेत्र बढ़ गया। साम्राज्य पर तो आधिपत्य नहीं स्थापित किया, परंतु एक संबंधी जब इंसान बन जाता है तो वो उसके फेवर की बात करता है। तो जब युद्ध होगा तो वो उनका साथ देंगे। तो आगे अभी देखेंगे कि ये विवाह करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो कहते हैं कि इस विवाह के पीछे जो उद्देश्य था, जो कारण था, वो ये था कि शकों पर विजय से पूर्ण अपनी स्थिति को और मजबूत करना। चूंकि गुप्त साम्राज्य बहुत ही मजबूत साम्राज्य माना जाता है, परंतु फिर भी आसपास के जब क्षेत्रों को आपको विजित करना है तो कहते हैं ना कि आसपास के लोगों को मिलाना पड़ता है, एक पूरी योजना तैयार करनी पड़ती है, तब जाकर के युद्ध होते हैं। तो शकों जो कि इतने बड़े साम्राज्य में फैले हुए थे, उन पर विजय पाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का रुद्रसेन के साथ विवाह कराया। और रुद्रसेन द्वितीय जो थे वो वाकाटक वंश के राजा थे। और कहते हैं कि जब युद्ध हुआ तो प्रभावती गुप्त की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ को विजित किया। जब शकों का उन्मूलन किया तो गुजरात और काठियावाड़ का क्षेत्र किसे मिल गया, तो वो क्षेत्र मिल गया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। अब हम देखते हैं शकों का उन्मूलन किस प्रकार से किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन वाकाटक वंश के साथ मिलकर किया था। दोनों ने सम्मिलित रूप से वाकाटक वंश और चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, इन दोनों ने मिलकर किसका उन्मूलन किया, तो शकों का उन्मूलन किया। तो जब भी आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि शकों का उन्मूलन करता कौन था या शकों को पूर्णतः उन्मूलन किसने किया, तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हूणों का भी अभी जब आक्रमण आएगा ना, तो हूणों का उन्मूलन कौन करेगा, वो स्कंदगुप्त करेगा, वो भी गुप्त वंश का शासक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। तो इस युद्ध का पता हमें कैसे चला, इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली, तो सिक्के कुछ मिले थे जिनसे हमें इसके बारे में जानकारी मिली, और इसकी तिथि का भी पता चला कि ये 395 से लगभग 400 ईस्वी के बीच में हुआ होगा, जैसा कि हमें पता चलता है। और इसके कहते हैं कि इसका पता हमें बाण भट्ट द्वारा रचित
हर्षचरित से भी मिलता है। हर्षचरित जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, उसमें भी इस युद्ध का वर्णन किया गया है कि शकों का उन्मूलन चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश के साथ मिलकर किया था। अब विक्रमादित्य की जो उपाधि थी, कहते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने इसी युद्ध के बाद धारण करी। जब ये विजय प्राप्त की, शकों पर विजय प्राप्त की, उसी के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद क्या हुआ कि जब शकों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उस विजय को प्राप्त करने के बाद जो शकों का राज्य क्षेत्र था, गुजरात और मालवा का क्षेत्र, जो गुजरात का क्षेत्र पहले समुद्रगुप्त के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था, वो गुजरात का क्षेत्र अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजित कर लिया। और इसके साथ साथ में जो उनके बंदरगाह थे, जो शकों के क्षेत्र में बंदरगाह आते थे, उन पर भी इनका आधिपत्य हो गया। और आधिपत्य से क्या हुआ, इनका साम्राज्य और ज्यादा विस्तृत हो गया। और साम्राज्य में कहते हैं कि उस समय उन्नति चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई, व्यापार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब बंदरगाहों पर आप विदेशी व्यापार पर पूरा अधिकार कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो साम्राज्य में उन्नति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उन्नति ज्यादा बढ़ी तो जो उज्जैनी का जो क्षेत्र था, वो शकों के आसपास का क्षेत्र था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में उज्जैन आता है, तो वो जो क्षेत्र था उसमें उन्नति और ज्यादा बढ़ गई। जब ज्यादा बढ़ गई तो कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन की समृद्धि को देखते हुए उसे द्वितीय राजधानी बना दिया। पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र थी ही थी, द्वितीय राजधानी उज्जैन को बना दिया गया। तो जो शक राजा था जिसे पराजित किया था, उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। ये शक राजा था जिसको पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने। और किसके साथ मिलकर? वाकाटक वंश के साथ मिलकर। इन तथ्यों को बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए, तथ्य एकदम दिमाग में रट जाएंगे। और रट जाएंगे ना, फिर आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं, आप तो ऐसे खड़े होकर किसी को भी बता देंगे। आप जैसे अपने फ्रेंड्स में भी आपस में बैठते हैं ना, तो इन तथ्यों पर चर्चा करते रहिए कि तुम्हें पता है कि ऐसी ऐसी स्टोरी इसके पीछे थी। इस तरह से चर्चा करेंगे ना, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब सामने वाला अगर बोर भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, आपको तो याद हो रहा है ना। मैं ऐसा ही करती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो और जानकारी के क्षेत्र हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, वो क्या क्या थे और किस प्रकार से इनकी विजय के बारे में हमें पता चलता है। तो चंद्र कौन था, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि चंद्र कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वही विक्रमादित्य था, इस बात में कोई संदेह नहीं है, वही विक्रमादित्य था। क्योंकि उपाधि कब धारण करी थी ये भी हमें पता चल गया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। पर एक बात, जो एक तथ्य हमारे सामने निकल कर आता है जिस पर संदेह की स्थिति है, वो ये है कि दिल्ली में जो मेहरौली स्तंभ, जो लौह स्तंभ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो जो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, इसके प्रांगण में बताया जाता है कि विष्णु मंदिर के सामने ये लौह स्तंभ स्थित है। और इस पर एक चंद्र नाम के राजा का वर्णन किया गया है। बताया गया है चंद्र नाम के राजा के बारे में कि वो बहुत महान शासक था और उसने बंगाल को पराजित किया, दक्षिणा जलानिधि को अपने शासन में ले लिया था, सिंधु के सातों मुखों को पार करके बल्लीकों को परास्त किया। ऐसा हमें वर्णन कहाँ मिलता है? उस लौह स्तंभ पर मिलता है। और उसमें जिस राजा का वर्णन है वो चंद्र नाम के राजा का वर्णन मिलता है। पर सबसे दुख की बात यह है कि इस वर्णन में किसी भी तिथि का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो जो ऐसा प्रयास किया गया कि शायद ये राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही है, ऐसा हमने कहते हैं कि एक हमने सोच लगाई कि हाँ, ये राजा शायद वही रहा होगा कि इतने बड़े क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त की थी। चंद्र को कहते हैं पृथ्वी पर एकाधिकार स्थापित करने वाला। बताया गया है कि इसने पृथ्वी पर एकाधिकार स्थापित कर लिया, इतने बड़े साम्राज्य पर इसने शासन किया और उन्हें अपने आधिपत्य क्षेत्र में ले लिया। बहुत महान शासक बताया जाता है। और यदि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही है, तो कहते हैं कि बंगाल का आधिपत्य करने वाला, शकों और कुषाणों को नष्ट करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही मानिए। एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ भी बताना जरूरी है, तो ऐसे ही आप भी याद रखिए। अब कदम्ब राजवंश के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि उनसे भी वैवाहिक संबंध द्वारा
एक संबंध स्थापित हुए थे, साम्राज्य विस्तार की एक नीति ये भी थी, वैवाहिक संबंध। तो कदम्ब राजवंश से किस प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए? कुंतल राज्य कर्नाटक, मैंने बताया कदम्ब राजवंश कर्नाटक का क्षेत्र, कुंतल राजवंश इनका क्षेत्र था। और काकुत्स वर्मन राजा था। काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त से कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम कुमार गुप्त पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो कुमार गुप्त के साथ विवाह कराया था काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का। तो ये इनके संबंधी हो गए, और संबंधी हो गए तो जाहिर सी बात है किसी भी युद्ध क्षेत्र में जब इन्हें जरूरत पड़ेगी तो ये इनकी सहायता के लिए जरूर आएंगे। तो ये भी एक विस्तार की नीति होती थी कि इस तरह से ना सही तो संबंधी बनाकर स्वयं के क्षेत्र में उन्हें सम्मिलित कर लेना। फिर कहते हैं और किस प्रकार से इन्होंने विजय करी। तो जो विजय करी, जो युद्ध करके विजय करी, वो थी शक विजय, वाहिक या बल्हिक विजय, ये वाहिक भी इन्हें बोला जाता है। और सप्त सैंधव पार करके, जो सिंधु की 7 नदियां थी उन्हें पार करके इन पर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। बंगाल विजय की थी, कौन सी? बंगाल विजय की थी। मेहरौली स्तंभ से इसका वर्णन हमें पता चलता है इन दोनों विजय का। और गणराज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी, गणराज्यों पर भी विजय की थी, जैसा कि हमें पता चलता है। आगे देखते हैं कि इनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। एक इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। तो एक विशाल साम्राज्य, उसका जो अधिकार क्षेत्र था वो कहां से कहां तक था? तो उत्तर में हिमालय की ताप घाटी तक, पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में गुजरात तक। अब गुजरात तक इनका क्षेत्र फैल गया है। समुद्रगुप्त जिसने गुजरात पर अधिकार नहीं कर पाया था, तो उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गुजरात पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका अधिकार क्षेत्र माना जाता है। आगे बात करेंगे कि एक चीनी यात्री हुआ जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। और इसका भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ये यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, उनके तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए भारत में आया था। और इनका नाम था फाहियान। फाहियान का आगमन किस प्रकार से हुआ? तो फाहियान एक चीनी यात्री था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक ये भारत यात्रा पर रहा। ये तिथि आप जरूर याद रखिएगा, 399 से 414 ईस्वी तक भारत यात्रा पर रहा। और फा का अर्थ होता है धर्म, और हियान का अर्थ होता है आचार्य। तो फाहियान का अर्थ होता है धर्माचार्य। धर्माचार्य का अर्थ क्या? फाहियान का अर्थ हुआ धर्माचार्य। कहते हैं कि जो फाहियान था ये गोबी मरु प्रदेश को की जो मुसीबतें थी उनको झेलते हुए खोतान, पामीर, स्वात और गंधार को लांघता हुआ भारत में आया था। और पेशावर पहुंचकर पहाड़ियों को पार करता हुआ उत्तर पश्चिमी मार्ग से पंजाब में ये प्रवेश कर गया कि पंजाब के द्वारा ये भारत में आया। फिर ये मथुरा गया, संकाश्य गया, कन्नौज गया, श्रावस्ती गया। ये सभी क्षेत्र किनसे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। कन्नौज, श्रावस्ती, श्रावस्ती जहां पर बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। कपिलवस्तु गया जहां पर उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर गया जहां उनकी मृत्यु हुई थी। और वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी आदि नगरों में इसने भ्रमण किया। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो बौद्ध के दर्शन के अध्ययन के लिए आया और बौद्ध स्थलों की इसने यात्रा की, जैसा कि हमें पता चलता है। पर फिर उसके बाद जो था, इन यात्राओं को करने के बाद ये कहां पर पहुंचा? ये इनके शासन काल में पहुंचा, जैसा कि हमें पता चलता है। और इनके शासन काल में पहुंचने के बाद चंद्रगुप्त के साम्राज्य का इसने वर्णन किया है। कहते हैं पाटलिपुत्र में रहकर इसने 3 वर्षों तक संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया, संस्कृत भाषा सीखी। तो संस्कृत भाषा उस समय महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती थी, उसका प्रयोग लेखन कला में किया जाता था। तो वो भाषा का अध्ययन भी फाहियान ने किया था। और फाहियान ने जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य का किस प्रकार से वर्णन किया, तो कहते हैं फाहियान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक रहा। उसने बताया है कि उस नगर में 2 विशाल और सुंदर विहार थे, जिनमें एक हीनयान और दूसरा महायान का था। तो कोई भेदभाव नहीं किया गया था बौद्ध धर्म के साथ में। हीनयान के लिए एक बनाया गया था, दूसरा महायान के लिए बनाया गया था।
कहते हैं 600-700 विद्वान भिक्षु उनमें निवास करते थे। तो काफी बड़े विहार थे जिनमें इतनी संख्या में लोग निवास करते थे और बहुत दूर दूर देश से लोग इसकी ओर आकर्षित होकर आते थे इनके बारे में जानने के लिए, जैसा कि हमें पता चलता है। इसने बताया था सुख और समृद्धि देश में बहुत ही अधिक थी। सभी प्रजा, जितनी भी प्रजा थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रसन्न थी। शासनकाल को स्वर्ण युग कहा, इसलिए बताया कि ये गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना गया। मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था, अर्थात किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। जीवित प्राणी की हत्या का निषेध था, किसी भी जीवित प्राणी को नहीं मारा जाएगा। मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन अर्थात तामसिक भोजन, ध्यान दीजिएगा इन सभी को तामसिक भोजन बोला जाता है। तो तामसिक भोजन के प्रयोग को वर्जित किया गया था, अर्थात इन तामसिक भोजन का प्रयोग कोई जनता नहीं करती थी। स्वयं राजा भी इन भोजनों का, इन ये जो भोजन के जो दे रखे हैं सामग्री, इनका प्रयोग नहीं करता था। चांडाल जाति का वर्णन मिलता है जिनको बहिष्कृत बताया गया है। चांडाल जाति का पहला वर्णन करने वाला फाहियान को ही माना जाता है जिसने चांडाल जाति का वर्णन किया। कहा जाता है कि इनको समाज से बाहर रखा जाता था और जब ये समाज में, मतलब जब इन्हें बाजार में निकलना होता था चांडाल जाति के लोगों को, या किसी भी काम से नगर की ओर आना होता था, तो पहले लकड़ी से कुछ ड्रम टाइप का बजा करके लोगों को बता देते थे कि हाँ हम आ रहे हैं, ताकि जितने भी उच्च जाति के लोग हैं जैसे हिंदू लोग हैं वो सभी अलग हट जाएं, ताकि वो स्पर्श ना करें। तो यहाँ एक चीज और देखने को मिली कि अस्पृश्यता व्याप्त थी, चारों तरफ अस्पृश्यता फैली हुई थी कि चांडाल जाति को कोई छूता भी नहीं था। जितने भी उच्च जाति के लोग थे वो सब हट जाते थे कि हाँ ठीक है तुम ही आके अब ले लो, अब हम सब साइड में हैं। तो चांडाल जाति को बहिष्कृत बोला गया है, समाज से बहिष्कृत। धर्म और दान में प्रतिस्पर्धा बताई गई है कि लोगों में धर्म को लेकर और दान देने को लेकर प्रतिस्पर्धा थी कि तुमने इतना दिया है तो हम तुमसे ज्यादा देंगे। इस तरह से तो लोग दान बहुत ज्यादा देते थे, जैसा कि हमें पता चलता है। औषधालय थे, जब कोई बीमार होता था तो उनमें जाकर के रोगी दवा ले सकता था। तो औषधालय भी गुप्त साम्राज्य में पता चलते हैं। किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य के शासनकाल में। कहते हैं सुअर और मुर्गी पालन वर्जित था, पक्षियों को नहीं पाल सकते थे, तो इनको पालना वर्जित था। तो इससे ये भी पता चलता है कि इनका जब पालना वर्जित है तो इनका मांस भी नहीं बिकता होगा। जब मांस खाने पर ही रोक है, कोई खाता ही नहीं है, तो फिर बूचड़ खाना था ही नहीं, तो बूचड़ खाना भी इनके साम्राज्य में नहीं मिला। अस्पृश्यता व्याप्त थी, जैसा कि बताया कि जब चांडाल जाति के लोग निकलते थे तो लोग उन्हें टच नहीं करते थे, नहीं छूते थे उन्हें। क्रय और विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। आपने कौड़ियां देखी होंगी ना, तो कौड़ियों का प्रयोग क्रय और विक्रय में किया जाता था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न भी कुछ थे जो कि इनके शासनकाल में हुए। 9 रत्न इनके शासनकाल में हुए जिन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कालिदास की। एक महान कालिदास पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कालिदास इनके शासनकाल में थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, इसके अलावा उत्तररामचरितम, इस तरह की इन्होंने रचनाएं लिखी हैं कालिदास की, और बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही थे। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी जिन्होंने आयुर्वेद पर एक बहुत बड़ा शास्त्र लिखा है, तो धन्वंतरी भी इन्हीं के काल में थे। शपड़क थे इनके काल में, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, ज्योतिष शास्त्री थे शपड़क। वारह मिहिर जिन्होंने वृहद संहिता लिखी, वृहद संहिता, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उनके 9 रत्नों में से एक थे। अमर सिंह, अमर कोश शब्दावली जिन्होंने लिखी, इसे डिक्शनरी आप कह सकते हैं। तो अमर कोश लिखी इन्होंने, अमर सिंह ने, ये भी इन्हीं के शासनकाल में थे। वररुचि संस्कृत व्याकरण लिखने वाले इनके शासनकाल में थे। शंकु थे जिन्होंने शिल्प शास्त्र की रचना की। हरिशेन घटकर पर ये कविता लिखने वाले थे, ये भी इन्हीं के काल में अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में रहे। इसके अलावा बैताल भट्ट, ये मंत्र शास्त्र की रचना की जादूगर बताए जाते हैं बैताल भट्ट। तो आपने कभी अगर देखा होगा तो एक बैताल पच्चीसी करके एक कहानी आपने पढ़ी होगी, या फिर विक्रम बैताल की कहानियां आपने तो बहुत सारी पढ़ी होंगी। तो ये वही विक्रम और बैताल की कहानियां, यही वो बैताल थे जो कहानी सुनाते थे और कहते थे कि यदि तुम बीच में बोले तो मैं चला जाऊंगा,
और जैसे ही वो कुछ पहेली पूछते थे और विक्रमादित्य जैसे ही उसका उत्तर देते थे, वो बेताल गायब हो जाता था। तो मैंने ये नाटक देखा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये सारी चीजों का हमें पता चलता है कि बेताल भट्ट मंत्र शास्त्र की इन्होंने रचना की थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में रहे थे, ऐसा हमें पता चलता है। तो आज हमने जिन भी तथ्यों पर वर्णन किया, वो तथ्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिन पर हमने चर्चा की। अब कल हम चर्चा करेंगे कुमार गुप्त पर और उसके साथ साथ स्कंद गुप्त पर, और फिर हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के पतन के क्या क्या कारण रहे, जिसके कारण इतने बड़े साम्राज्य का पतन हो गया। आज हमने जिन भी विषयों पर चर्चा की है उनको आप नोट्स बनाइए अच्छे से, भली भांति पूर्वक, और उनको लिखते रहिए ताकि आपको याद होता रहे। और मेरे साथ, मेरी स्टडी के साथ बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, तो उसकी थोड़ी सी कदर करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। सबको बताइए कि किस लेवल का मैं पढ़ा रही हूँ और आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो बस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और एक कमेंट जरूर करिए कि कैसा लग रहा है आपको। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।